हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो भाई साहब, जैसा कि मैं कह रहा था, 10 सैंपल पेपर्स अरिहंत पब्लिकेशंस ने आपके लिए बुक में पब्लिश किए हैं। सारे सैंपल पेपर्स मैं यहाँ पर धड़ाधड़ सॉल्व करा रहा हूँ। आप सभी बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है, सभी बच्चे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने अपने डाउट्स को पूछ रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना सैंपल पेपर 4। लेकिन उससे पहले आप सभी को दिखाना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने इस बुक को तो अपने पास परचेज कर ही लिया होगा। ये बुक आपकी सफलता के लिए समझ लीजिए एक की है ना। ये किताब में 10 सैंपल पेपर्स हैं। अरिहंत पब्लिकेशंस की ये बुक है सैंपल पेपर्स के नाम पर, और यहीं से हम लोग सारे सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। मैं भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का बोर्ड एग्जाम टॉपर्स में था। मेरे स्टेट में रैंक थी, और मैं भी उस समय अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक पर ही पूरा भरोसा करता था। तो आप लोग भी प्यारे बच्चों इन बुक्स के साथ पूरी बम्पर प्रैक्टिस करिए। वीडियो सॉल्यूशन सारे मैं दे ही रहा हूं, एक एक टॉपिक आपको समझा रहा हूं। तो गाइज, आप सभी लोग अगर इस बुक से पूरी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। बस हाँ, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। जरा भी डाउट हो तो शैलेंद्र पांडे सर के वीडियोस पे कमेंट करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सैंपल पेपर नंबर 4 को। तो सबसे पहली बात, किसी भी सैंपल पेपर में क्या होती है कि सर इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि पेपर में 3 सेक्शंस हैं। देयर आर 3 सेक्शंस इन द पेपर। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कोई 20 क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस हैं, उसमें से कोई 20 क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई 5 क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं। और ईच क्वेश्चन कैरी 0.77 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए भाई साहब आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 0.77 मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। हाँ, ये खुशखबरी है कि पेपर में कहीं पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर कोई एक आध क्वेश्चन मान लो ना आए तो आप उसमें भी कोई एक ऑप्शन अपने मन से चूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड गेस नहीं करेंगे। कभी इसके बारे में भी बात किया जाएगा कैसे आप सॉल्व करेंगे। रोल नंबर के लिए ऑप्शन होगा। टोटल 35 मार्क्स हैं और यही हमारे टारगेट है। यही 35 में 35 नंबर आप लोग को लाने हैं, इसीलिए मैं इतनी मेहनत आप सबके लिए कर रहा हूं। और टोटल बेटा 90 मिनट्स आप लोग को मिलेंगे। 20 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए भी मिलेगा, है ना। तो खूब भरपूर समय है। सेक्शन ए में आइए देखते हैं। सेक्शन ए में हम लोग को क्या करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, 25 में से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। इससे ज्यादा करोगे तो चेक नहीं किया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस ही इस सेक्शन में आपके चेक किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अ स्फेरिकल बॉल with charge -10 E is placed at the center of a hollow sphere which has a charge of 10 E। तो ये देखिए, एक हॉलो स्फीयर है जिस पर चार्ज कितना है? 10 E का। इसके सेंटर पर यहां पर हम लोगों ने एक स्फीयर रख दिया, और इस स्फीयर पर हम लोगों ने कितना चार्ज दिया है? -10 E का। The charge on the sphere's outer surface will become। कह रहे हैं कि ये जो स्फीयर है इसकी आउटर सरफेस पर चार्ज कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, होगा ये कि ये जो -10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये चार्ज भी सरफेस पर जाएगा। सरफेस पर ऑलरेडी 10 E का चार्ज है, तो आप खुद ही सोचो नेट चार्ज कितना हो जाएगा। 10 E का चार्ज पहले से है, -10 E का चार्ज और चला गया, है ना। तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो यहां पर गाइस करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? बी पार्ट है। सो बी इज द राइट आंसर। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स P and Q with large surface area A are placed as shown in the figure। A charge Q is given to plate P। इस P वाले प्लेट को हमने Q चार्ज दिया है। The electric field between the plates at any point is। आपसे कह रहे हैं कि इसके बीच में यहां कहीं पर अगर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो हम लोग को बताना है। देखो भाई साहब, अगर आपने इस प्लेट को Q चार्ज दिया है और इसका एरिया जो है वो इक्वल है, तो आप कहोगे Q/2 चार्ज इधर आया और Q/2 चार्ज इधर आया। यहां पर अगर Q/2 आया है तो अपोजिट सरफेस पर बेटा -Q/2 अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। तो पीछे वाली सरफेस पर प्लस का Q/2 चार्ज जाएगा।
क्लियर? इस तरीके से यहां पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आप सोचो, अगर यहां Q/2 चार्ज है, यहां पर -Q/2 चार्ज है, और इसके बीच में किसी भी पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो वही होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, उसके बीच में अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो फॉर्मूला यही होता है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप सोचो यहां पर सरफेस पर चार्ज कितना है? Q/2। इसका मतलब Q/2 तो चार्ज हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि A, और एप्सिलॉन नॉट पहले से नीचे है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये बन जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पर 3 एप्सिलॉन नॉट A, 2 एप्सिलॉन नॉट A। इसका मतलब गाइस करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन ही यहां पर है। ये है Q/एप्सिलॉन नॉट A, 2Q/एप्सिलॉन नॉट A, बट करेक्ट आंसर हमारा यही है जो कि हमारे बी ऑप्शन में गिवन है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R between them. The ratio of the magnitude of the charges, magnitude of the forces acting on them will be. देखिए भाई, एक चार्ज यहां पर हमारे पास है ये, जिस पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, ये कोई दूसरा चार्ज है जिस पर वैल्यू है -4 माइक्रोकूलम का। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है। हमसे कहा जा रहा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। तो देखो भाई, होगा ये कि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, नहीं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो भाई साहब फोर्सेस तो दोनों के सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1। क्योंकि अगर फोर्स की बात करेंगे तो 1/4πε0 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R², यही फार्मूला होगा दोनों के लिए। तो ये फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट हैं। वैसे भी आप लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा होगा कि F12 और F21 जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, द करेक्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस इज। तो 2 पॉजिटिव चार्जेस अगर हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा? देखो भाई, ये पहला वाला पैटर्न तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज के लिए दिखाई पड़ रहा है। ये जो पैटर्न है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दूर जा रही हैं दोनों में, क्योंकि रिपल्शन हो रहा होगा, तो यही है जो यहां पर 2 पॉजिटिव चार्जेस के लिए है। यहां पर देखो मामला कुछ अलग तरह का दिखाई पड़ रहा है। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इधर से दूर जा रही हैं, ठीक, और यहां पर क्या है, इधर से इधर जा रही हैं। इसका मतलब एक पॉजिटिव रहा होगा एक नेगेटिव रहा होगा। केवल यही एक पैटर्न है जिसमें यह शो किया जा रहा है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने से दूर ऐसे भेजेगा, इस तरीके से। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने से दूर किया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने से दूर किया, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी चली जाएगी, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से चली जाएंगी, ताकि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी भी इंटरसेक्ट करना ना पड़े। और ये जो बीच में एकदम सेंटर में यहां पर पॉइंट होता है, इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हाँ, 0/सन्नाटा, मतलब 0 वैल्यू होती है वहां पर, है ना प्यारे बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, अ हेमिस्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. द फ्लक्स लिंक्ड विद अ कर्व्ड सरफेस इफ द फील्ड इज पैरेलल टू द बेस। तो देखिए, ये एक हेमिस्फीयर है इस तरीके का, और हमसे कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेस के पैरेलल है। भाई साहब, अगर मैं ऐसे ही बना दूं बिना कुछ सोचे समझे, सिंपल, मैंने ये देखिए इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर ड्रॉ कर दिया, क्लियर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक हेमिस्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। हमसे कहा जा रहा है भाई साहब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो भी किस सरफेस से? कर्व्ड सरफेस से। ये जो कर्व्ड सरफेस होता है इससे हमको बेटा फ्लक्स बताना है, ठीक।
अच्छा भाई, अगर देखो हमें फ्लक्स बताना है तो आपके दिमाग में तुरंत गॉस थ्योरम आना चाहिए, है ना। गॉस थ्योरम एक बहुत बढ़िया थ्योरम है और गॉस थ्योरम ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सोचो, अगर मैं इसी हेमीस्फीयर को एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लूं, लेट अस अज्यूम दिस इज अ गॉसियन सरफेस। क्लियर, अगर ये एक गॉसियन सरफेस हो जाए तो प्यारे बच्चों इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या कोई इसके अंदर चार्ज है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो बाद की हो गई, चलो उसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन हमको तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज देखना होता है, क्यू इन, है ना। तो इसके अंदर कोई चार्ज तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया, इसका मतलब अंदर का जो चार्ज है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा जीरो। क्लियर, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू इसके थ्रू जो पास होगी दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। बट आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इसी सरफेस का थोड़ी ना है। बिल्कुल सही बात है भाई, किसी भी इस तरीके के हेमीस्फीयर में दो तरह के एरियाज होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ये वाला पहला एरिया है जिसका नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक ये वाला भी तो एरिया है जिसका नाम है क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये भी तो है यहां पर। तो दो तरह के एरियाज हो गए, एक हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा हो गया प्यारे बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस फ्लक्स ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करूं तो देखो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा इस तरीके की है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन अगर एरिया वेक्टर पूछा जाएगा तो वो एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, है ना। इनके बीच का एंगल है 90, cos 90 हो जाएगा जीरो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ई डॉट ए, है ना। cos 90 जीरो मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई भी फ्लक्स पास होने वाला नहीं है। अगर इसका फ्लक्स बेटा जीरो हो गया, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये फ्लक्स भी जीरो हो गया, तो सीधे सीधे हमारे पास आंसर आ गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा भाई साहब? जीरो होगा। इसलिए गाइस यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? हमारा ए ऑप्शन होना चाहिए। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये देखिए जीरो फ्लक्स पास होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज द एनर्जी रिसाइड्स इन। देखो भाई, अगर किसी कैपेसिटर को हम लोग चार्ज करते हैं, जैसे ये कैपेसिटर है, अगर आपने इसको चार्ज किया तो इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर वाली प्लेट पर अपने आप नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और हम लोग क्या करते हैं इस वाले सरफेस की अर्थिंग कर देते हैं। यही सिस्टम हमारा कैपेसिटर कहलाता है। क्लियर, कह रहे हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी रिसाइड्स इन पॉजिटिव चार्जेस, एनर्जी पॉजिटिव चार्जेस में है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स अराउंड द एज ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स। तो देखो बेटा यहां पर जो भी फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में इस तरीके की होती है। क्लियर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी इसी रीजन में स्टोर होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ही सारी एनर्जी स्टोर होती है। और अगर मैं आपको इसके एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताऊं तो वो फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ? सी ऑप्शन, दैट इज द एनर्जी रिसाइड्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड एंड अर्थ इज। कह रहे हैं कि ये बढ़िया से क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स और ये हमारा अर्थ है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके बीच का? 10⁷ वोल्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड व्हेन अ चार्ज ऑफ 100 कूलम। 100 कूलम का चार्ज कह रहे हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड ड्यू टू लाइटनिंग बोल्ट।
कह रहे हैं कि जब यहां से लाइटनिंग हुई है ना, तो यहां से 100 कूलम का चार्ज कहां पर गया? हमारी धरती माता पर, यानी कि अर्थ पर। अब हमसे यह कहा जा रहा है, बताओ भाई साहब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट हुआ, कितनी एनर्जी का डिसिपेशन हुआ। तो देखो बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है? Q इंटू डेल्टा V। सिंपल है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज है 100 का, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 7, तो ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 9 जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। ऐसा ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन। सो गाइस करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हुआ? हमारा बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF V0। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1 है, इसको V0 बैटरी EMF लगा करके हमने चार्ज किया। द बैटरी इज देन रिमूव्ड, बैटरी को हटा दिया गया, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2। ठीक है, एक को चार्ज किया गया और उसको कनेक्ट कर दिया गया किसी दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज। तो देखो भाई, अगर हमने इसको फुल्ली चार्ज किया है तो इसमें ऐसे ही यहां पर ये प्लस और इस तरीके से यहां पर ऐसे माइनस चार्जेस इंड्यूस हो गए होंगे, और इसको ले जाकर हमने किसी एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर में, इसका कैपेसिटेंस था C1, इसका है C2, और इसको ले जाकर हम लोगों ने इस तरीके से पैरेलल में किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया। कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा? देखो प्यारे बच्चों, अगर आपने एक कैपेसिटर को दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। किसी एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से भी अगर हम टच कराते हैं या कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, तो भी दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। और प्यारे बच्चों, उस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं? वी से इट एज कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल यहां पर कितना होने वाला है? दैट इज व्हाट? दैट इज टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस, है ना। तो यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो बेटा अगर आपने सिर्फ पहले वाले को चार्ज किया था तो सिर्फ पहले वाले में ही तो चार्ज रहा होगा C1V1, क्योंकि इसी को तो चार्ज किया गया, ये तो अनचार्ज था। तो इस पर चार्ज इनिशियली कितना है? 0 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो आप चेक करिए कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई? C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। हम लोगों ने चार्ज किया था V0 पोटेंशियल तक, तो V1 की जगह हम लोग V0 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर है C1V0 अपॉन C1 प्लस C2। चेक करो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? यहां C2 है, यहां C1 है। सो गाइस करेक्ट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन है, बी पार्ट, जिसमें लिखा है देखिए C1V0 अपॉन C1 प्लस C2। बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। तो ये था कितना बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट भाई साहब गलत है ना? आइए देखते हैं। In a balanced wheat stone bridge, if the cell and galvanometer are exchanged, null point is disturbed। कह रहे हैं किसी भी बैलेंस्ड गैल्वेनोमीटर में, सॉरी व्हीट स्टोन ब्रिज में, किसी भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर आप गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज करो तो नल पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है। ये पॉइंट गलत है बेटा। व्हीट स्टोन ब्रिज का ये कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी सेल आर्म और गैल्वेनोमीटर आर्म को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सो गाइस यही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहां पर यही सही है। तो मेरे हिसाब से पहला पढ़ते ही मुझे आंसर मिल गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ऑल ऑफ दीज ऐसा कोई ऑप्शन हो, या ए एंड सी बोथ करेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन हो। आइए देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर। कह रहे हैं रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। रियोस्टेट क्या करता है? रेजिस्टेंस को चेंज कराता है, तो पोटेंशियल अपने आप डिवाइड हो जाएगा। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन या इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी कंजर्वेशन। ये भी बिल्कुल सही है, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये भी बिल्कुल सही है। व्हीट स्टोन ब्रिज में ये जो 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं नियरली इक्वल टू ईच अदर अगर हो तो ये सबसे बढ़िया कंडीशन होती है। किसी भी व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी हमको मिलती है। सो गाइस पहला ऑप्शन ही गलत था,
इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि हमको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर d एंड लेंथ l इज v। कह रहे ड्रिफ्ट स्पीड v है, बहुत अच्छी बात है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज हाफ, कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं आधा कर दूं तो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम। देखो भाई, सबसे पहले सोचते हैं जरा ड्रिफ्ट स्पीड का क्या रिलेशन है पोटेंशियल के साथ। तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है E/m इंटू टाउ, जिसमें E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, ये वाला E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला टाउ क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। यहां पर देखो प्यारे बच्चों, E टाउ बाई m ये तो पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल अपॉन लेंथ हम बोल सकते हैं। तो यहां पर हमको सीधे सीधे पता चल रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। बाकी सारी चीजें तो कंडक्टर में देखो बेटा कांस्टेंट है। क्लियर। अब यहां पर अगर आपने पोटेंशियल को हाफ किया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, वो भी आधी हो जाएगी, है ना, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आइए चेक करते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हाफ हुआ हो, यहां तो डबल हो गया, यही है। तो सेकंड ऑप्शन जो गाइस है हमारा, यही प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया प्यारा सा आसान क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। 5 कंडक्टर्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट x। ये पॉइंट है, ये नोड है, यहां पर 5 कंडक्टर्स मिल रहे हैं एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द 5th कंडक्टर। बहुत आसान है, देखो यहां से 5 एंपियर का करंट आया, यहां से 4 एंपियर का करंट आया, तो टोटल 9 एंपियर का करंट इनपुट हुआ है। उसमें से 3 एंपियर इधर चला गया तो कितना बचा, 6 एंपियर। उसमें से भी 5 एंपियर इधर चला गया तो कितना बचा, 1 एंपियर। तो वो 1 एंपियर कहां जाएगा, वो यहां पर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब आओ ऑप्शन देखते हैं, 3 एंपियर 1 एंपियर। तो 1 एंपियर के 2 ऑप्शंस हैं, अवे फ्रॉम x, तो x से दूर जा रहा है, इसका मतलब यही बी वाला ऑप्शन सही है। और डी वाले में कह रहा है 1 एंपियर टूवर्ड्स x, तो ये तो गलत हो गया, इधर की तरफ थोड़ी ना जाएगा भाई साहब। टोटल 9 आया था, 3 इधर गया, 5 इधर गया, तो एक ही तो बचा, वो एक अवे जाएगा, उससे दूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो हमको गिवन है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 100 वोल्ट पर मीटर, देन करंट डेंसिटी विल बी। करंट डेंसिटी का क्या होगा, देखो बेटा करंट डेंसिटी जो होता है इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो करंट डेंसिटी इज सिंपली, फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा 100 यूनिट का, रेजिस्टिविटी हमारी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 यूनिट का। तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर 10 बनेगा, डिवाइडेड बाई 1.7 बनेगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो 10 की पावर 10 टाइप के का आंसर कौन सा है, ये तो -6 से हो नहीं सकता, -10 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता। तो यहां पर बस एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन है ए, जो कि 10 की पावर 10 के करीब है। यहां पर आंसर है 10 की पावर 9, और ये कैसे आया होगा, वो आया होगा बेटा 1 अपॉन 1.7। जब आप सॉल्व करोगे तो वो 1.6 के आसपास कुछ, सॉरी 6 के आसपास कुछ आएगा, है ना। सो दैट विल बिकम 6 इंटू 10 टू द पावर 9। इसलिए गाइस करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स रीचेस फ्रॉम पॉइंट x टू y, x से y में 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 20 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन x से y की तरफ गए हैं इन 2 माइक्रो सेकेंड्स। इसका मतलब टाइम कितना लग गया है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड, 2 माइक्रो सेकेंड। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। तो हमको भाई डायरेक्शन बताना है और मैग्नीट्यूड बताना। देखो भाई
सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं तो करंट इसके जस्ट अपोजिट गया होगा, तो डायरेक्शन तो क्लियर है। डायरेक्शन किधर से किधर होगा? फ्रॉम y टू x। y टू x या तो C ऑप्शन में है या तो y टू x हमारा B ऑप्शन में है, तो A और D तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। अब आइए देखते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है बस हमको ये देखना है, ठीक। तो कैसे पता चलेगा? हम लोग को निकालना है करंट की वैल्यू, और करंट कितना होता है? Q बाई T, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है? NE के बराबर अपॉन टाइम। तो N कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे? 20 इंटू 10 टू दी पावर 6, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होल डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है? 2 माइक्रो सेकेंड, यानी 10 की पावर -6। तो हम लोग देख सकते हैं ये 2 इसको 20 को कैंसिल करेगा, 10 बन जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा तो ये 12, ये हो गया 13, और ये क्या बनेगा? 10 टू दी पावर -6। ऐसा कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है। आइए चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। तो सी तो है नहीं ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन हमारा बी है। सो गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। कितना आसान आसान क्वेश्चंस हैं, देखिए आप लोग, सबको पता होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फॉर वेलोसिटी सेलेक्टर इन अ रीजन ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी सेलेक्टर सर्किट की हम बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। पहला क्या है? इट अलाउज चार्ज्ड पार्टिकल्स टू पास स्ट्रेट व्हेन v इज इक्वल टू e बाई b। तो मुझे तो यही पॉइंट सही लग रहा है ना। आगे वाला भी देखते हैं भाई। इट डज नॉट डिफ्लेक्ट पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन v ग्रेटर देन e बाई b। फिर कह रहे हैं इट डज नॉट डिफ्लेक्ट पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन v इज लेस देन e बाई b। ये दोनों पॉइंट्स गलत है। इट डिफ्लेक्ट्स ऑल पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड E एंड B, तो ये भी गलत है। देखो भाई, वेलोसिटी सेलेक्टर या फिल्टर सर्किट्स में क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बेटा दोनों स्टेबल करते हैं। तो एक प्लेट लेते हैं जिस पर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और जस्ट अपोजिट एक प्लेट और लगाते हैं जिस पर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, ताकि इस तरीके का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस रीजन में एक काम और किया जाता है, और वो काम ये है कि हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब इन वर्ड्स हमने इस तरीके की, फॉर एग्जांपल एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड केवल उतने ही रीजन में होती है जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं बाहर वाली हटा दे रहा हूं। इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो गई। अब सोचो, अगर यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराएंगे तो होगा क्या? कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सीधे अनडिफ्लेक्टेड मूव करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसका रीजन क्या है? देखो भाई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ये इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। दो तरह के फोर्सेस लग जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB, है ना। तो उन दोनों के अकॉर्डिंग जिन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होता है वो इस तरीके से ऊपर जाते हैं, जिन पर मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो इस तरीके से नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन जिनके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो वो अनडिफ्लेक्टेड जाते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? E इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स कितना है? EVB। E से E हुआ कैंसिल, तो आप चेक करो वेलोसिटी ऑफ द electrons which are undeflected या which are not deflected which move in straight line, ये वेलोसिटी कितनी आती है? E बाई B। यही तो हमसे A ऑप्शन में कहा गया। इसलिए प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं इट अलाउज द चार्ज पार्टिकल टू पास स्ट्रेट व्हेन V इज इक्वल टू E बाई B। तो A ऑप्शन ही हमारा यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन है A solenoid of length 0.2 मीटर, तो लेंथ हमें पता है 0.2 मीटर, has a radius of 5 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर का रेडियस है, इट इज मेड अप ऑफ 200 टर्न्स, तो 200 नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ, अगर उसमें करंट है 5 एम्पियर का, then the magnitude of the magnetic field inside the solenoid is, बहुत बढ़िया प्यारा सा एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। क्या मैग्नेटिक फील्ड हमें पूछनी है, पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बेटे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई सोलेनॉइड के अंदर, जिसमें ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है, सब कुछ तो गिवन है। म्यू नॉट की वैल्यू बेटा हमें पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, 200। करंट की वैल्यू कितनी हमारे पास, 5 एम्पियर, डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितना है 0.2। तो हम लोग यहां पर लेंथ की वैल्यू को लिखेंगे और वो लेंथ कितना हो जाएगा गाइस, यहां पर 0.2। अब आइए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला डेसिमल हटेगा, एक जीरो और आ जाएगा। क्लियर, इस 2 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 1000। क्लियर, 1000 का मतलब कितना हुआ, 10 टू द पावर 3। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 4 यानी कि 20 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 है, ये +3 है, तो कितना होगा -4, 20 पाई। लेकिन आंसर यहाँ पे 2 पाई या 0.2 पाई में है, तो इसको 2 पाई में कन्वर्ट करके देखते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 10 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा 2 पाई। भाई देखो 10 से डिवाइड किया तो क्या बना, 2 पाई, और यहां पे फिर 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 10 की पावर -3 टेस्ला। अब आइए देखते हैं ऐसा कोई आंसर है क्या, 2 पाई इंटू 10 की पावर -2 है, 2 पाई इंटू 10 की पावर -4 है, तो वो दोनों तो आंसर नहीं हुए। ये क्या है, 0.2 पाई, 0.2 पाई का मतलब, और 10 की पावर -2 है, यहां पर 0.02 पाई इंटू 10 की पावर -3 है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। केवल फिर यही वाला ऑप्शन बचा है ना, यही आंसर फिर हो सकता है, यानी कि ए ऑप्शन ही हम बोल सकते हैं। लेकिन आइए उसको भी चेक करके एक बार देख लेते हैं भाई। 10 का फिर से करो डिवाइड और यहां पर फिर से 10 का करो मल्टीप्लाई। यहां पर अगर आपने डिवाइड किया है तो क्या बन जाएगा 0.2 पाई, और यहां पर मल्टीप्लाई किया है तो क्या बनेगा 10 की पावर -2, तो 0.2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -2। और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है गाइस, ए पार्ट है। इसका मतलब 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए पार्ट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना, धड़ाधड़ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। आप सभी लोग बहुत कंसंट्रेटेड माइंड के साथ बेटे क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो, क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, एक बार अटेम्प्ट करो, नहीं आता है फिर से वीडियो को प्ले करो, ताकि एक एक करके आपको सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके दिमाग में थोड़ा जोर भी पड़े, है ना। जितना जोर दिमाग में डालोगे, प्रीवियस चीजों को जितना ज्यादा रिकॉल करोगे, जितना जल्दी चीजें रिकॉल होंगी, आप उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। कंसीडर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिलेटेड टू इट। कह रहे हैं कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ऑप्शन जो है वो सही है। इफ v इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कह रहे हैं जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज स्पाइरल। गलत है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तब ऐसे में बेटा फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q टाइम्स V क्रॉस B, ये फोर्स का फॉर्मूला है। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई साहब, 0। और अगर ये एंगल 0 हुआ तो फोर्स 0, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ में, और यहां तो स्पाइरल बोल रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। If V is perpendicular to B, then path of the particle is parabola, ये भी गलत है। अगर परपेंडिकुलर होता है तो सर्कुलर पाथ होता है। If V has a component along magnetic field, then the path of the particle is helical, ये बिल्कुल सही है भाई साहब। तो यहां पर मुझे तो C ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। If V is along B, then path of the particle is circle, गलत है। अगर V वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के along होता है तब तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर, इसका मतलब गाइज यहां पर थर्ड ऑप्शन जो C है वही सही है। सी ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ थीटा एंगल है, फॉर एग्जांपल मान लो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके के फील्ड में ये कोई एक हमारा बढ़िया प्यारा सा चार्ज पार्टिकल है जिसको हम लोगों ने कुछ एक v वेलोसिटी दे रखी है, और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ बेटा थीटा एंगल बना रहा है।
तो होता क्या है, यहां पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं। कौन कौन से? इधर की तरफ हो जाएगा v cos थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा v sin थीटा। v cos थीटा इसको आगे बढ़ाएगा, v sin थीटा इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब पाथ ऐसा होगा जो सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो ये हो जाता है ना। तो यही पाथ यहां पर क्या कहलाता है? हेलिकल पाथ या हेलिक्स कहलाता है। ठीक है, तो गाइस यहां पर हेलिकल यानी कि ये गिवन है, इसका मतलब सी ऑप्शन ही यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं एक छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूं। गैल्वेनोमीटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं बेटा, उन पार्ट्स के बारे में जरूर स्टडी करिएगा कि उन पार्ट्स का यूज क्या है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ दिया जाए। फिलहाल यहां पर देखो, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आसान है, कह रहे हैं कि पार्ट्स का क्या काम है। तो आइए देखते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन टॉर्क। बेटा गलत है। सॉफ्ट आयरन कोर का काम तो होता है मैग्नेटिक फील्ड को इनहेंस करना। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। पोल पीसेस प्रोड्यूसेस रेडियल फील्ड। ये हो सकता है क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट्स के, उनका काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। ये हो सकता है। स्प्रिंग इंक्रीजेस द फील्ड स्ट्रेंथ। गलत है भाई, इसका तो ये काम नहीं है। कॉइल प्रोड्यूसेस रीस्टोरिंग टॉर्क। ये भी गलत है। इसका मतलब प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा है? यही बी वाला, जिसमें कहा गया है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, इनका काम है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। द फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स व्हेन देयर पोल स्ट्रेंथ इज हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। आइए देखते हैं। देखो भाई, अगर यहां पर मान लो ये पहला मैग्नेटिक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ है m1, ये दूसरा है जिसका पोल स्ट्रेंथ है m2, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इनके बीच का फोर्स बेटा बिल्कुल कूलम्स लॉ की तरफ होता है। तो फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस तरीके का ये फार्मूला होता है। क्लियर? अब हमसे क्या बोला गया कि पोल स्ट्रेंथ को आधा कर दिया गया और उनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, तो नया फोर्स कितना होगा? देखो भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसमें तो कुछ होने से रहा। क्लियर? मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हाफ कर दिया गया। हाफ करने का मतलब ये हो गया m1/2 और ये हो गया आपका m2/2। क्लियर? दोनों को हाफ किया और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया गया। डिस्टेंस को डबल करने का मतलब 2r का स्क्वायर किया। तो देखो भाई 1/4 तो यहां से आया, मतलब 2 × 2 4 आया, और ये भी क्या है? 2 का स्क्वायर मतलब 4। 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। तो ये बन जाएगा 1/16 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स। अब आइए चेक करते हैं। इंक्रीजेस टू 2 टाइम्स गलत है, डिक्रीजेस टू 4 टाइम्स गलत है, नो चेंज गलत है, डिक्रीजेस टू 16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। सो गाइस करेक्ट आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन, क्योंकि जो न्यू फोर्स आया वो प्रीवियस फोर्स डिवाइडेड बाई 16 के बराबर है। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। देखो 19th क्वेश्चन क्या है। अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप कैरीज अ करंट that loops anti-clockwise when viewed from the above। ऊपर से देखने पर, यहां से हमने इसको देखा और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करंट जो है वो फ्लो करा रहा है। तो आइए देखते हैं। ये देखो, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। कहां से ऑब्जर्व किया? ये देखिए, बढ़िया प्यारी सी आंखें हैं, है ना। ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई, ये अब कोई ये नहीं कमेंट करेगा कि सर ये जो आंखें थी ये तो बल्ब की तरह लग रही थी, है ना। देखिए भाई, मैं कोई बढ़िया आर्टिस्ट नहीं हूं, है ना, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मान लो किसी ने इस लूप को ऊपर से देखा है बेटा, ठीक, और यहां पे करंट कैसा है लूप में? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा समझ लो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो करंट है। सो लेट अस अज्यूम ये करंट हो गया है। इट इज रिप्लेस्ड बाई इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल नॉर्थ साउथ। कह रहे हैं कि इसकी जगह पर अगर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल नॉर्थ साउथ से इसको रिप्लेस कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, देखो क्या, द लाइन नॉर्थ साउथ शुड बी अलोंग द डायमीटर ऑफ द लूप। कह रहे हैं कि जो नॉर्थ साउथ जो आप लाने वाले हो डाइपोल, वो इसके डायमीटर के अलोंग होना चाहिए लूप के। The line north south should be parallel to the plane of the loop। कह रहे हैं कि इसके प्लेन के पैरेलल होना चाहिए।
या फिर साउथ पोल शुड बी बिलो द लूप, कह रहे हैं साउथ पोल नीचे होना चाहिए, नॉर्थ पोल शुड बी बिलो द लूप, कह रहे हैं नॉर्थ को नीचे होना चाहिए। देखो बेटा, समझने वाली बात यह है कि अगर आपने इसको ऊपर से देखा है ना, यहां से ऐसे मैं झांक करके देख रहा हूं, अगर ऐसे मैं झांक करके देख रहा हूं और मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ भाई, सोचो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर से देखने में कौन सा पोल रहा होगा। बेटा सोचो जरा, है ना, आप सबने क्लॉक फेस रूल पढ़ रखा है, क्लॉक फेस रूल पढ़ रखा है भाई साहब, बताओ क्या होता है क्लॉक फेस रूल, है ना, याद करो जरा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल, बिल्कुल सही सोच रहे हो, है ना। तो ऊपर से देखने पर बेटा ये नॉर्थ पोल है, मतलब ऊपर के साइड से अगर नॉर्थ पोल है तो नीचे की साइड से कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। इसका मतलब अगर तुमको रिप्लेस करना ही है तो आप किसी इस तरह के मैग्नेट से रिप्लेस करो भाई साहब, और यहां से फिर उसको ताको, है ना। ये बढ़िया प्यारी सी देखो आंखें हैं एकदम चकाचक, इधर से देखेगा, ऊपर से देखने पर क्या दिखाई पड़ेगा, नॉर्थ पोल, और नीचे से कौन सा पोल रहा होगा भाई साहब, साउथ पोल। क्लियर। तो अब आओ ऑप्शन देखते हैं, साउथ पोल शुड बी बिलो द लूप, तो लूप के नीचे कौन सा पोल होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी ही है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, मैंने डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की है। जितने लोगों को भाई साहब समझ में आया हो कमेंट करके जरूर बताना, है ना, कि सर का डायग्राम कितना बढ़िया बनता है। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अ सेमी सर्कुलर शेप्ड आयरन रॉड ऑफ डायमीटर L हैज मैग्नेटिक मूवमेंट 2m अपॉन पाई। अच्छा भाई साहब, ये इस तरीके का कोई सेमी सर्कल है, यहां पर मान लेते हैं पोल स्ट्रेंथ कितना है, QM, यहां पर भी मान लेते हैं कुछ पोल स्ट्रेंथ है, मान लो -QM। क्लियर। अगर ये दोनों मिलकर के सेमी सर्कल शेप्ड में आपने रॉड को किया है जिसका ये डायमीटर बेटा L के बराबर है। क्लियर। कह रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है। देखो यार, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये किसके बराबर है, ये यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको 2m अपॉन पाई के बराबर गिवन है। क्लियर है भाई, अच्छी बात है। इफ इट इज अनबेंड टू बिकम स्ट्रेट रॉड, कह रहे हैं इसको, ये जो सेमी सर्कल था इसको ऐसे खोल करके स्ट्रेट रॉड बना दिया गया। जैसे ही रॉड बनाओगे बेटा वो रॉड ऐसा बन जाएगा कुछ, ये क्या होगा, वही QM यही वाला, और ये क्या होगा, वही वाला -QM। क्लियर। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये डिस्टेंस कितना है, तो जरा सोचो, अगर यहां पर डायमीटर जो है इसका वो डायमीटर L है, तो ये लेंथ कितना रहा होगा बेटा, ये तो सेमी सरकमफरेंस है ना, टोटल सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई r, तो ये कितना रहा होगा, पाई r के बराबर। इसका मतलब रेडियस क्या है, डायमीटर बाई 2, यानी कि पाई इंटू L बाई 2, बोलो ये रहा होगा, है ना, यही तो लेंथ रहा होगा इसका। ठीक है, तो वो लेंथ अगर मैं उठा के रखूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाना चाहिए, दैट शुड बी QM मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और लेंथ कितना है, पाई L बाई 2, ये लेंथ हो जाना चाहिए। अब आइए चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो भाई पाई बाई 2 टाइम्स QM इंटू L, और QM इंटू L प्यारे बच्चों किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2m अपॉन पाई के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर आना चाहिए, कैपिटल M के बराबर आना चाहिए। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, ये सब तो m पाई बाई 2, ये तो केवल यही ऑप्शन है जिसमें केवल m दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज D ऑप्शन। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 21 देखो। सेक्शन ए में केवल 20 क्वेश्चंस करने थे, 20 के 20 मैंने धड़ाधड़ सॉल्व कर दिए, है ना। अब तो कुछ एक्स्ट्रा सेवा कर रहे हैं ना, सारे आपको सॉल्व करके दिखाने। आइए देखते हैं, 2 identical circular loops of metal wires are lying on the table without touching each other। ठीक है, अच्छी बात है। The loop P carries current which is increasing with time. In response, the loop Q will। अच्छा भाई, कलाकारी तो ज्यादा नहीं आती, लेकिन फिर भी चलिए एक टेबल बनाते हैं। ये बढ़िया प्यारी सी एक टेबल है, इस टेबल में एक लूप ये है और एक लूप ये है। क्लियर, 2 लूप्स हैं हमारे पास, 2 आइडेंटिकल लूप्स हैं भाई साहब। ठीक है, ये टच भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। ये हमारा लूप P और ये है बगल में कोई लूप Q। आपसे कह रहे हैं इसमें फ्लो होने वाला करंट, अगर बेटा ये करंट अगर इंक्रीजिंग है, मतलब करंट अगर बढ़ रहा है, इन रिस्पॉन्स द लूप Q विल। अब इस Q वाले लूप का क्या होगा, तो जरा सोचो, अगर इसमें फ्लो होने वाला करंट बढ़ रहा है,
पहले तो ये सोचो, इस करंट की वजह से अगर मैंने क्लॉकवाइज माना है, तो इसकी वजह से बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा डेवलप होगा? तो देखो ऐसे देखते हैं ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगा? इनवर्ट्स आएगा। ठीक, अगर ये करंट बढ़ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा। सोचो, इफ द करंट इज इंक्रीजिंग देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा प्यारे बच्चों, तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ रहा होगा। इसका मतलब फील्ड इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीजिंग है, फ्लक्स भी इंक्रीजिंग होगा, अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो इसकी तरफ से भी, यहां से भी जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा होगा। इससे सेकेंडरी वाला ये कॉइल है, इससे पास होने वाला फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो यही प्रोसेस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? तो इसका फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा? कि फ्लक्स घट जाए। अगर वो इस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा तो सोचो करंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए? तो आप कहेंगे सर अगर फ्लक्स को घटाना है तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स ले आओ, आउटवर्ड्स। भाई इसमें अगर फ्लक्स इनवर्ड्स है तो इसमें फ्लक्स आउटवर्ड होना चाहिए। अगर इसमें आउटवर्ड होगा तो आप खुद ही चेक करो करंट का डायरेक्शन कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा। और ध्यान से देखो भाई साहब, ध्यान से देखो, यहां पर करंट का डायरेक्शन है ये और यहां पर करंट का डायरेक्शन है ये। तो अगर एक मूवमेंट पे आप इन दोनों को यहां पर चेक करोगे तो दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है ना? दोनों में सेम डायरेक्शन में, नीचे की तरफ दोनों में करंट जा रहा है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इज अट्रैक्टेड टू पी, रिमेन्स स्टेशनरी, रिपेल्ड बाय द पी। तो मेरे हिसाब से भाई सी ऑप्शन करेक्ट है, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों में करंट किधर की तरफ जा रहा है भाई साहब? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? आइए 22 क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर ऑफ सर्कुलर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, the frequency of the change of the direction of the induced EMF is। अच्छा भाई देखो, अगर यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है ये, और यहां पर हम लोगों ने कोई एक ऐसा लूप रखा हुआ है, और अगर मैं इस लूप को रोटेट करा रहा हूं लाइक दिस, तो क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा? कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? मतलब एक सेकंड में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रहा है? तो पहली बात तो यही आएगी, सर इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज क्यों होगा? अरे तो भाई साहब, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो यही होता है। क्लियर? अब जरा सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और वो कॉइल पहले ऐसे रखा था, तो कॉइल से फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा होगा। क्लियर है ना? अब आप क्या करोगे? आप इस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करोगे। जब आप इस कॉइल को रोटेट करोगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी बढ़िया प्यारी सी वही सैंपल पेपर वाली बुक है ना, मान लेते हैं कि ये ऐसी रेक्टेंगल शेप की ना होकर के सर्कुलर शेप की है। इमेजिन करो, माना कि ये कैसा लूप है? सर्कुलर लूप है। क्लियर? अब अगर ये सर्कुलर होता बेटा और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती, जरा इमेजिन करो, क्या इससे पास होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम है भाई साहब? तो आप कहेंगे सर यस सर बिल्कुल मैक्सिमम है। अब मैं इसको देखो घुमाना शुरू कर रहा हूं, जैसे जैसे देखो मैंने 90 डिग्री घुमाया है, फ्लक्स लगातार घट रहा था और इस कंडीशन में फ्लक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ठीक, फिर मैं और घुमाऊंगा 90 डिग्री और घुमाया तो चेक करो फ्लक्स फिर से क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ। फिर से मैंने घुमाया, फिर से देखो क्या हुआ? फ्लक्स मिनिमम हुआ। फिर से मैंने घुमाया, फ्लक्स क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ। यानी कि एक पूरे रोटेशन में कितनी बार ये मिनिमम मैक्सिमम हो रहा है? 4 बार चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर 4 बार चेंजेस हो रहे हैं तो ये 4 बार अपनी डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करेगा? 4 बार चेंज करेगा गाइस। सो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? सेकंड ऑप्शन, यानी कि 4 टाइम्स पर रेवोल्यूशन। What will be the RMS value of the alternating voltage represented by the equation V is equal to cos omega t 2 cos 2 omega t plus 3 cos 3 omega t। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। 1 cos omega t प्लस 2 cos 2 omega t प्लस 3 cos 3 omega t, है ना? हमें क्या करना है? हमें इन तीनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा उसका आरएमएस वैल्यू बताना है।
है ना। तो इन तीनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड, अगर उसका एम्पलीट्यूड V0 के बराबर है तो प्यारे बच्चों RMS वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, दैट RMS वैल्यू विल बी V0 अपॉन √2, है ना। अब आइए देखते हैं ये वैल्यूज हमारी कैसे निकलेंगी। देखो यहां पर ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर मतलब 1 और 2 स्क्वायर मतलब 4, 1 प्लस 4 कितना होगा 5, तो अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला जो टर्म है ये दोनों टर्म में क्या करेंगे, अंडर रूट 5 का हम डिवाइड करेंगे। क्लियर, उसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अब यहां पे आगे का टर्म क्या आया है, हमारा आगे का टर्म आया है 3 cos 3 ओमेगा टी। अब इन दोनों को ये जो भी कंबाइंड फॉर्म में आएगा ये कुछ साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग फाई टाइप का आएगा, ये जो भी आएगा उसको मैं इसके साथ ऐड करूंगा और उसमें ऐड करने के लिए फिर से वही करना है, अंडर रूट के अंदर ये वाले टर्म का स्क्वायर तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। क्लियर, ये टर्म आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसी का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसको भी कंबाइन करके एक फॉर्म बनाएंगे। यहां पर कुल मिला के हमको तो मतलब इसी टर्म से है ना, हमको तो एम्पलीट्यूड से मतलब है, और प्यारे बच्चों वो एम्पलीट्यूड हमारा कितना हुआ, अंडर रूट के अंदर 5 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट के अंदर 14 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 यानी कि कितना आया, अंडर रूट के अंदर 7। अंडर रूट के अंदर 7 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, देखो 3 का होता है 9, मतलब अगर यहां 9 लिखा होता तो हम 3 लिखते, तो हमारा आंसर 3 से थोड़ा कम ही आना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर गाइस कौन सा हुआ, सी ऑप्शन, यही सी हमारा करेक्ट आंसर है बेटा। ऐसे में हमेशा याद रखना, आप क्या करोगे, इन दो को कंबाइन करोगे, दो को कंबाइन करके एक बनाओगे, सिंगल सुपरपोजिशन बोलते हैं। याद करो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना। इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो कंबाइंड फॉर्म में एक यहां पर एम्पलीट्यूड आएगा कुछ ना कुछ, और फिर जो आएगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे। या फिर मैं आप लोगों को इसका एक सिंपल मेथड भी बता दे रहा हूं, अगर कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए और आपको सिंपली सॉल्व करना हो तो आप अगर एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हो तो तरीका सिंपल है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना, इसका एम्पलीट्यूड जो है उसका स्क्वायर करना, प्लस थर्ड जो वेव हो उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। इसको सिंप्लीफाई करो, 9 प्लस 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14, 14/2 यानी अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। इन एन LR सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट and EMF E is equal to E naught cos omega t is applied to the circuit, the power consumed in the circuit is। तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर क्या दिया है हमको, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर है, तो ऐसे में सर्किट का इंपीडेंस जो हमारा होगा दैट विल बी अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2R स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर R अंडर रूट 2, ये हो गया हमारे सर्किट का इंपीडेंस। ठीक है, लेकिन हमको इंपीडेंस नहीं निकालना था, हमको तो निकालना था पावर। यहाँ पे EMF कितना हमको पता है, दैट इज E नॉट cos ओमेगा t, ये वैल्यू होती है EMF की। निकालना क्या है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर E RMS इंटू I RMS इंटू cos फाई, ये फॉर्मूला होता है भाई। आइए देखते हैं, E RMS का मतलब कितना होगा, E नॉट बाई रूट 2, E नॉट बाई रूट 2। I RMS का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, I RMS को हम लोग अगर EMF के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी E RMS बाई Z, है ना। करंट को हम क्या लिख सकते हैं, EMF बटे इंपीडेंस, और ये जो हमारा cos फाई है, cos फाई क्या होता है, R बाई Z के बराबर होता है। क्लियर, अब आइए देखते हैं पावर का अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए। देखो मैंने करंट को EMF में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि सारे ऑप्शंस में EMF का स्क्वायर है बेटा, है ना, इस वजह से मैंने कन्वर्ट किया। अब आइए देखते हैं क्या बचा हमारे पास, ये तो हो गया E नॉट बाई अंडर रूट 2 पहला टर्म, ये क्या है E RMS, E RMS फिर से कितना होगा, E नॉट बाई अंडर रूट 2, फिर से क्या बचा हमारे पास, चेक करिए, R बाई Z स्क्वायर। Z स्क्वायर का मतलब Z की वैल्यू अगर R अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2R स्क्वायर हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, E नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा भाई साहब, 2, वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 4। तो हमारा आंसर कितना आया,
ई नॉट स्क्वायर बाई 4r। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आइए चेक करते हैं। ऐसा ऑप्शन हमारा है सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है, अ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर सर्किट यूजिंग अ रेजोनेंट सर्किट with inductor L of negligible resistance and capacitor C in series produce oscillation of frequency F। अच्छा, मतलब LC सर्किट की बात कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी F के बराबर है। तो भाई साहब इस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट LC। अगर ये रेजोनेंस में है तो यहां पर यही कहा गया, देखो रेजोनेंट सर्किट है तो वहां पर 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर फार्मूला होता है। कह रहे if L is halved and C is doubled the frequency will be। तो देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या होगा अगर हम इंडक्टेंस को कर दें हाफ, तो ये तो हो गया L/2, और कह रहे हैं कैपेसिटेंस को हम कर दें डबल। देखो C is doubled यानी कि 2C, तो मेरे हिसाब से 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1/2 पाई अंडर रूट LC अभी भी है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रही, कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब गाइस करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका सेक्शन ए जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे, 25 के 25 मैंने सॉल्व किए, लेकिन आपको केवल और केवल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन का बढ़िया डिस्काउंट है, जो ना है छोड़ देना, बिल्कुल आंख मूंद के एकदम चौकस। ठीक है, अब आइए अपने सेक्शन बी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने सेक्शन बी की तरफ आ गए हैं। सेक्शन बी में जैसा कि आप सभी को पता है 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम लोगों को 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर प्यारे बच्चों ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो वो चेक किया नहीं जाएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है। केवल और केवल 20 क्वेश्चन हम लोग को इस सेक्शन में सॉल्व करने हैं। अब आइए अपना क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 20 माइक्रोफैरेड इज फर्स्ट चार्ज्ड एंड देन डिस्चार्ज थ्रू 10 मिली हेनरी इंडक्टर। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है हमारा 20 माइक्रोफैरेड, इसको पहले चार्ज किया गया और फिर डिस्चार्ज किया गया है एक इंडक्टर के थ्रू जिसका इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी। Neglecting the resistance of the coil, frequency of the resulting vibration will be। हमसे कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी रिजल्टिंग वाइब्रेशन की। देखो भाई, यहां पर अगर C और L सर्किट है और यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी का एक ही फार्मूला है, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो आपको L भी पता है, आपको C भी पता है, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 पाई अंडर रूट, इंडक्टेंस की वैल्यू है 10 मिली हेनरी, मतलब 10 की पावर -3 हो जाएगा, इनटू C की वैल्यू कैपेसिटेंस कितना है हमारा 20 माइक्रोफैरेड यानी 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल सॉल्व होकर के आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, ये बना 10 की पावर -2, ये बन जाएगा 10 की पावर -8 यानी कि 20 इंटू 10 की पावर -8। अब अगर इसका मैं अंडर रूट सॉल्व करूंगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहीं ना कहीं आएगी 1/2 पाई 10 की पावर -8, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 10 की पावर 4 बनेगा, वो भी ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और अंडर रूट 20 इधर बन जाएगा। आइए चेक करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 356 साइकिल्स पर सेकेंड, 35.6 साइकिल पर सेकेंड, या ये होगा या ये होगा। आइए चेक करते हैं। देखो भाई, अगर 10 की पावर 4 है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इसको 10 इंटू 10 की पावर 3, और देखिए यहां पर है हमारा 2 इंटू पाई, और ये कितना होगा 20 अंडर रूट 20 का मतलब 4 से थोड़ा बड़ा होगा बेटा। 5 का स्क्वायर होता है 25 है ना, 4 का होता है 16, तो ये 16 और 25 के बीच में यानी कि 4 से 5 के बीच में कोई एक नंबर होगा। तो लेट अस सपोज ये इसको मैं रफली अगर मैं 4 मान लूं तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 3.14 कितना होगा 24 पॉइंट समथिंग। क्लियर? सो 10 अपॉन 24 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 3, ये फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है। देखो भाई, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वैल्यू तो 1 से छोटी ही आएगी। इसका मतलब गाइस क्या है, यहां पर हमारा आंसर 356 साइकिल्स पर सेकेंड, 35.6,
35.6 तो इसको सॉल्व करने पर आएगा नहीं, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये नंबर 356 इंटू 10 की पावर 3 काफी बड़ा है, और 3.56 जो हमारा है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। इसलिए गाइस करेक्ट आंसर हमारा कौन सा दिखाई पड़ रहा है हमको? ए ऑप्शन। इसको सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? दैट विल बी ए ऑप्शन, दैट इज 356 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लगाकर सॉल्व किया है। आप लोग इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, और वो आंसर आपका मैच करेगा 356 साइकिल्स पर सेकंड के साथ। अब आया क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आइए पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड पजेस व्हाट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल सिमेट्री। कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री पजेस करता है, तो ये तो बात सही है। फिर द लाइन्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम निगेटिव चार्जेस। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो निगेटिव चार्ज से इंट्रोड्यूस होती है, ओरिजिनेट होती है, तो ये तो गलत बात है भाई। ये पॉइंट जो है गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन ही हमें दिखाई पड़ रहा है ना। क्योंकि अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वहां पे चार्ज का क्या काम है? अगर फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करो। यहां पे चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो वो तो पॉइंट गलत है। इवन दो वायर इज इनफाइनाइट, द फील्ड ड्यू टू इट एट नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट फाइनाइट, तो ये भी पॉइंट जो है आपका वो करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल इन विच फिंगर्स विल कर्ल अराउंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपका सही है। सो गाइज केवल बी ऑप्शन था जो हमारा गलत था, इसलिए वही हमारा यहां पर सही है। आइए नेक्स्ट 28th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M are placed at right angles to each other with north pole of one touching the south pole of the other। अच्छा भाई, ये देखो नॉर्थ पोल है, इधर की तरफ साउथ है, एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को टच करता है, तो दूसरे का साउथ यहां पर है और यहां पर नॉर्थ है। अब अगर यहां पर हम लोग डायरेक्शंस को देखेंगे, तो देखो एक डायरेक्शन तो ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट का फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो गया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर है। लेट अस सपोज ये मैग्नेटिक मूवमेंट M है और ये भी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो M है। यहां पर हालांकि हमसे बोला गया है कि पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और लेंथ L है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का लेंथ, है ना। तो आइए मैं इसको यहां पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट ना करके मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर कैपिटल M है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू एल। यहां भी मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? m इंटू एल। अब देखो ये मैग्नेटिक मूवमेंट और ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पर कितना आएगा प्यारे बच्चों? दैट विल बी अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स कैपिटल M, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने दोनों ही में कैपिटल M रखा है। भाई मैग्नेटिक मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअली मैं मैग्नेटिक मूवमेंट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए मैं बार बार ऐसा लिख रहा हूं। तो ये बन जाएगा कैपिटल M स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स कैपिटल M। अंडर रूट 2 टाइम्स कैपिटल M में ये जो M है यही है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या है यहां पर? M इंटू एल। तो चेक करो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। सो गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? सी ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर्स। ठीक है, कॉपर वायर्स के थ्रू ये काम हो रहा है। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल का ग्रेडियंट हमको गिवन है, डेल्टा V बाई डेल्टा L की वैल्यू कितनी है? 8 वोल्ट पर किलोमीटर। द एवरेज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0.5 ओम पर किलोमीटर। द पावर लॉस इन द वायर इज, देखो भाई हम लोग को यहां पर क्या पता है? वोल्टेज पता है, हम लोग को रेजिस्टेंस पता है, और हमसे पावर लॉस पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R।
क्लियर? जैसे ही आप सॉल्व करेंगे v स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 0.5। क्लियर? ये जो पावर लॉस आएगा दैट विल बी इन वॉट्स पर किलोमीटर। क्लियर? तो आप सोचो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, तो क्यों ना मैं यहां पर टोटल 150 से मल्टीप्लाई भी कर दूं। अब ये हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी वॉट पर किलोमीटर, है ना? तो ये आंसर तुम्हारा वॉट पर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 300 बनेगा, तो ये 8 का स्क्वायर हुआ 64 मल्टीप्लाइड बाई 300। हमको आंसर चाहिए किसमें? किलोवाट में। देखो पावर है, पावर जूल में हो नहीं सकता, तो आंसर ए, बी और डी में से ही कोई एक होगा। तो आइए देखते हैं किलोवाट में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 का यहां पर हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 1000 का आप डिवाइड करोगे तो दिस विल बिकम 64.0.3। ठीक, इतने किलोवाट में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए चेक करते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आंसर आने वाला है। तो ये आपका बन जाएगा 2, यहां पर बनेगा 1, ये बनेगा 19, तो 19.2 किलोवाट। ऐसा कौन सा है ऑप्शन? यस, सो करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन। तो गाइस 29 का करेक्ट आंसर बी वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहां पर पोटेंशियल पर किलोमीटर गिवन है, रेजिस्टेंस पर किलोमीटर गिवन है, या तो आप यहीं पर लेंथ का मल्टीप्लाई दोनों में करके आप टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए 150 का मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आप फार्मूले में रखिए, या फिर आप यहां से आप सीधे सीधे पहले आपने पावर कैलकुलेट किया और फिर आपने 150 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो भी आपका आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। अ चोक कॉइल एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड in series and the current through the combination is maximum for alternating current of frequency n. If they are connected in parallel, at what frequency is the current through the combination minimum? आपसे कह रहे हैं कि अगर वो करंट वहां पर मैक्सिमम था, इसका मतलब वो रेजोनेंस की कंडीशन में है, तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी हमको यहां पर कितनी गिवन है? f गिवन है। तो ये रही हमारी रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी, दैट इज n। क्लियर? अब हमसे कह रहे हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो बेटा, अगर पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे तो भी एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा, और उस कंडीशन में करंट की वैल्यू मिनिमम होती है, इंपीडेंस जो होता है वो सर्किट का मैक्सिमम होता है, और ऐसे में भी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एन के ही बराबर होता है। सो गाइज यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आपका ए ऑप्शन है। मतलब आपसे बात किया जा रहा है कि जब हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की बात करते हैं तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है? करंट की वैल्यू मिनिमम होती है और सर्किट का इंपीडेंस जो है वो मैक्सिमम होता है। वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वही होती है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला वही वाला लगेगा, 1/2 पाई अंडर रूट LC। यही फॉर्मूला सीरीज रेजोनेंट सर्किट में भी होता है और यही फॉर्मूला पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में भी अप्लाई किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या है? अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स having internal resistance small r each which are connected in series। कह रहे हैं n identical cells हैं, सभी को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। The terminals of the battery are short circuited and current is measured। देखो शॉर्ट सर्किटेड होने का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन करंट एंड n। नंबर ऑफ सेल्स और करंट के बीच का रिलेशन कौन यहां पर सही से शो करेगा? देखो भाई, यहां पर ओवरऑल करंट जो होता है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? नेट ईएमएफ। ठीक, तो जितने भी आपने सेल्स जोड़ रखे हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो सबका ईएमएफ जो होगा वो सेम होगा। तो ये ओवरऑल जो ईएमएफ होगा दैट विल बिकम n टाइम्स E। क्लियर? n टाइम्स E, और टोटल आप जरा समझो रेजिस्टेंस कितना है, तो अगर n सेल्स आपने सीरीज में जोड़ रखे हैं तो उन सभी का क्या हो जाएगा? NR। क्लियर? तो ये n से n हमारा क्या हुआ? कैंसिल हुआ, और करंट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? दैट विल बी E बाई R। सो गाइस 31 का हमारा यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये अकेला ग्राफ है जिसमें वैल्यू कांस्टेंट दिखा रहे हैं, और कांस्टेंट तो यहां पर आएगा ही आएगा। अगर आपने उनको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, आपने उन दोनों पार्ट्स को जोड़कर, प्लस माइनस को जोड़कर शॉर्ट सर्किटिंग कर दिया है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V तो 0 हो जाएगा।
ठीक। जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो ये किसके बराबर होगा, E माइनस आई आर बराबर जीरो। तो यहां से भी आप सीधे सीधे कह सकते हो कि करंट की वैल्यू E बाई आर के बराबर है। ये किसी सिंगल सेल के लिए होता है कॉन्सेप्ट, ठीक। लेकिन अगर तुमने n सेल्स को जोड़ रखा है, वो भी सपोर्टिंग सेल्स हैं, तो EMF भी NE हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी NR हो जाएगा, N से N हुआ कैंसिल और ओवरऑल आंसर हमारा आ गया सेम। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कहा गया इफ द एंगल्स ऑफ डिप एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेसेस विल बी। आपसे कहा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो किसके बराबर होगा, सो BH डिवाइडेड बाई BH डैश। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है B cos डेल्टा, तो एक जगह का एंगल हमें पता है डेल्टा 1 है, दूसरी जगह का एंगल है हमारा डेल्टा 2। दोनों का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो तो पूरे अर्थ के लिए सेम है ना, तो B की वैल्यू तो हमारी यहां पर सेम होगी। ये ओवरऑल का क्या बन जाएगा आपका, cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री। cos 30 कितना होता है, √3/2, cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो यहां पर क्या होगा, दिस विल बिकम √2 √3 डिवाइडेड बाई 2। इससे इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा √2। तो रेशियो चेक करो कौन सा हुआ, ए ऑप्शन, दैट इज √3 इज टू √2। सिंपल है ना, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, यहां से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कहता है अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे जाता है तो सर्कुलर पाथ में वो फॉलो करता है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल्स इज इक्वल। अच्छा भाई, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mv अपॉन qb। आपसे कह रहे हैं दोनों के लिए वो जो है वो सेम है। एंड काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हमको पता है कितनी, सॉरी अल्फा की नहीं है भाई, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, प्रोटॉन की है। वो कितनी है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल विल बी, ठीक है। देखो रेडियस दोनों के लिए अगर सेम है तो क्यों ना हम लोग इस फार्मूले को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। देखो m इंटू वी क्या होता है बेटा, ये मोमेंटम होता है, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आप सबको पता होगा, √2m k अपॉन q टाइम्स b, ऐसा फार्मूला हो सकता है। क्लियर। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो तो वी कैन से कि भाई दोनों के लिए ये रेडियस की वैल्यू सेम है। इसका मतलब √2m1 k1 डिवाइडेड बाई q1 इंटू b दैट इज इक्वल टू √2m2 k2 डिवाइडेड बाई q2b। देखो b मैंने सेम दिखाया है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या है, सेम है। मासेस दोनों के अलग अलग होंगे, काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग होंगी और दोनों के चार्जेस भी अलग अलग होंगे। अब आइए चेक करते हैं भाई, किसी भी प्रोटॉन का मतलब होता है 1h1, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। मतलब हीलियम पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिए जाएं तो यही अल्फा पार्टिकल कहलाता है। अब बेटा ध्यान से समझना, अगर प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है, 4 गुने का डिफरेंस होता है भाई साहब, ठीक। तो यहां पर जरा चेक करो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और चार्ज की वैल्यू किसी भी प्रोटॉन के लिए E के बराबर होती है ना, प्लस E के बराबर, √2 टाइम्स। अब मास अगर अल्फा पार्टिकल के लिए लगाना है तो अल्फा पार्टिकल का मास इसका 4 टाइम्स होगा भाई। अगर इसका मास m है तो उसका मास कितना होगा, 4m। काइनेटिक एनर्जी हमको अल्फा पार्टिकल की निकालनी है, तो लेट अस सपोज दैट इज k अल्फा डिवाइडेड बाई चार्ज। अल्फा पार्टिकल में देखो भाई, अगर प्रोटॉन का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज के बराबर है तो यहां पर अल्फा पार्टिकल में 2e का चार्ज होता है बेटा, वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 2e। चेक करो, e से e कैंसिल, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, यहां तो बचा 1, यहां पे क्या बचेगा 2,
अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया कैंसिल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी कितनी हो जाएगी, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो गाइज 33 का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन, दैट इज 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहां पर क्योंकि हमने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही काइनेटिक एनर्जी ले लिया था, तो ये भी हमारा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आया होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, इन एलआर सर्किट द वैल्यू ऑफ एल इज, तो देखो हमको सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू पता है, कितनी पता है, 0.4 अपॉन पाई हेनरी। वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज 30 ओम। इफ इन द सर्किट एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट एट 50 साइकिल्स पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ठीक। और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 200 वोल्ट है, ये वैल्यू हमको पता है, इज कनेक्टेड। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट विल बी, सर्किट का इंपीडेंस हमें बताना है। देखो एल आर सर्किट है, इसका इंपीडेंस हमें बताना है और करंट हमें बताना है। तो आइए चेक करते हैं। इंपीडेंस Z जो होगा दैट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सो इट विल बी अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर कितना होगा गाइस, 900 प्लस एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल, और ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 50, ठीक। तो ये बन गया ओमेगा, और एल वैल्यू कितनी है हमारा, 0.4 अपॉन पाई इन इतने हेनरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम बस लगा करके स्क्वायर कर देंगे, पाई से पाई हमारा हुआ कैंसिल। ये देखिएगा क्या बनेगा, दिस विल बी 900 प्लस 50 इंटू 2 हुआ 100, 100 इंटू 0.4 जब करेंगे तो कितना आएगा, 40, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1600। 1600 और 900 कितना होगा, 2500, जिसका अंडर रूट कितना होगा, 50 ओम। तो चेक करो कोई ऐसा आंसर है क्या जिसमें 50 ओम है, यस, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट जो करंट वाला है वो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मान लो आपका मन है नहीं सर सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं भाई। करंट अगर हमें निकालना है तो दैट इज सिंपल व्हाट, ईएमएफ अपॉन सर्किट का इंपीडेंस। ईएमएफ है 200, सर्किट का इंपीडेंस है 50, डिवाइड करोगे 200 बाई 50 तो वैल्यू कितनी आएगी, 4। क्लियर है गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एमीटर टू मेजर वैल्यू ऑफ द करंट इन गिवन सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर के रूप में यूज नहीं कर सकते। अच्छा, कब नहीं कर सकते, गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट। कह रहे थोड़े से करंट के लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे, ये तो अच्छी बात होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। गैल्वेनोमीटर हैज लार्ज रेजिस्टेंस, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तब हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा भाई, और देखते हैं, अ लीनियर स्केल कैन नॉट बी डिजाइंड सो दैट आई प्रोपोर्शनल टू अल्फा। ये पॉइंट गड़बड़ है भाई। देखो गैल्वेनोमीटर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसके साथ पैरेलल में हम शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ना, शंट रेजिस्टेंस जोड़ते ही इसलिए हैं ताकि ओवरऑल सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाए। क्लियर, तो वो तो काम चलेगा, लेकिन ये जो सी वाला पार्ट है, कह रहे हैं कि लीनियर स्केल डिजाइन नहीं किया जा सकता ताकि करंट प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन हो, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा है मतलब करंट ज्यादा है। अगर ये चीज नहीं हो पा रही है तो फिर हम कैसे बनाएंगे बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, यही सी वाला ऑप्शन हमारा है आंसर, क्योंकि यही सी तो गड़बड़ है। अगर आप ऐसा लीनियर स्केल कैलिब्रेशन सेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप मेजरमेंट करोगे कैसे। हम लोग यही तो देखते हैं, गैल्वेनोमीटर में जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन है मतलब करंट उतना ही ज्यादा है। तो अगर ये चीज नहीं बन पा रही तब तो मामला गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है, गैल्वेनोमीटर कैन गिव एक्यूरेट वैल्यूज। एक्यूरेट वैल्यू दे तो इससे अच्छी क्या बात है, हम तो भाई लड्डू चढ़ाएंगे अगर ऐसा हो तो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब गाइस बस यही एक पॉइंट है जो यहां पर इनकरेक्ट है। क्लियर, आगे आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये है, 3 पॉइंट चार्जेस Q1 -2Q and -2Q are placed at vertices of an equilateral triangle of side A। यहां पर क्या है, प्लस का Q1 चार्ज है, यहां पर क्या है, माइनस का 2Q है, यहां भी क्या है, माइनस का
2q चार्ज है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, इसका भी साइड ए है, इसका भी साइड ए है और इसका भी साइड ए है। वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज देयर सेपरेशन टू 2a विल बी, कह रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम इनके बीच का यही सेपरेशन जो कि a था उसको बढ़ाकर अगर हम 2a करना चाहें तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो भाई, ऐसे में आप यहां पर सिस्टम की एनर्जी निकालो, इस कंडीशन में सिस्टम की क्या एनर्जी है, इस कंडीशन में सिस्टम की क्या एनर्जी है वो निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, देखो यहां क्वेश्चन में हल्का सा एक करेक्शन है। करेक्शन ये है कि ये जो चार्ज Q1 यहां बोल दिया गया ना, वो Q1 नहीं है, वो Q के बराबर है बेटा। तो हल्का सा एक करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो चार्ज है हमारा ये Q है। ठीक, Q चार्ज लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी है। इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। Q1 Q2 बटे R करोगे तो क्या आएगा, -2q स्क्वायर बाई A। यहां पर इन दोनों के लिए करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 4q स्क्वायर बाई A। इन दोनों के लिए करोगे फिर से क्या आएगा, माइनस का 2q स्क्वायर, फिर से क्या आएगा, माइनस का, इन दोनों के लिए देखो भाई, माइनस का 2q स्क्वायर बाई A। तो आप चेक करो, -2q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर हो जाएगा -4q स्क्वायर और प्लस 4q स्क्वायर करोगे तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कितनी है, 0 है। अब यहां पर आप चेक करो क्या है, तो यहां पर भी मेरे हिसाब से 0 ही होगी, लेकिन चलो फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो वही फिर से बात आ गई, -2q स्क्वायर अपॉन 2a। इन दोनों को लेकर के आप सॉल्व करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, +4q स्क्वायर अपॉन 2a। इन दोनों के लिए करोगे फिर से वही आ जाएगा, -2q स्क्वायर अपॉन a 2a। कहने का मतलब क्या है कि सिस्टम की एनर्जी पहले भी 0 थी, सिस्टम की एनर्जी अभी भी 0 है, तो बेटा यहां पर कोई वर्क हमको करना नहीं पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, डी ऑप्शन। लेकिन ये चांस की बात है कि यहां भी एनर्जी 0 थी, यहां भी एनर्जी 0 है, क्लियर। और कोई भी क्वेश्चन होता तो हम यही लगाते कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी या फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी। इसके थ्रू हमको यह पता चल जाता है कि कितना वर्क हमें उस सिस्टम पे करना पड़ेगा उसको इस कंडीशन से इस कंडीशन में कन्वर्ट करने पर। अगला क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ रेजिस्टर बोथ वोल्टेज एंड करंट रीच 0 मिनिमम एंड मैक्सिमम एट डिफरेंट टाइम, गलत है भाई। रेजिस्टर के केस में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं। अगर दोनों सेम फेज में हैं तो दोनों एक साथ ही 0 होंगे, एक साथ ही मैक्सिमम होंगे और एक साथ ही मिनिमम होंगे। द सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यूज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज यूनिटी, ये भी गलत है क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू तो 0 होती है भाई, तो ये भी गलत हो गया। एवरेज पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ I मैक्सिमम स्क्वायर R। अच्छा भाई, एवरेज पावर का फॉर्मूला बता रहे हैं कि 1/2 I मैक्सिमम स्क्वायर R होता है। चलो ठीक है, डी देख लेते हैं। टू शो फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वी यूज नोशन ऑफ स्केलर्स, तो ये भी गलत है क्योंकि भाई अगर हमको यहाँ पे वोल्टेज और करंट को अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में दिखाना है तो हम स्केलर थोड़ी ना यूज करते हैं, हम तो फेजर यूज करते हैं। और फेजर क्या होते हैं, फेजर्स आर द रोटेटिंग वेक्टर्स, इसका मतलब हम वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। तो कुल मिला के सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो कि करेक्ट है। सो 37th का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है गाइज, सी ऑप्शन है कि जो एवरेज पावर डिसिपेट हुआ है वो एवरेज पावर का फॉर्मूला है 1/2 I मैक्सिमम स्क्वायर R। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है टू सेल्स ऑफ इक्वल ईएमएफ एंड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, दो सेल्स हैं, ईएमएफ सेम है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R1 R2 अलग अलग है, R1 बड़ा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑन कनेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इट इज ऑब्जर्व दैट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा भाई देखो, सर्किट डायग्राम बनाते हैं फिर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया। ये दो सेल्स हैं ER1, ये ER2, ठीक, इन दोनों को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ कनेक्ट किया गया। फिर कह रहे हैं इट इज ऑब्जर्व दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल, इस वाले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो गया। देन द वैल्यू ऑफ R इज, देखो भाई
अगर मुझे इसके अक्रॉस देखना है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का 0 होना क्या शो करता है? अगर यहां पर करंट आई है, ठीक, तो इसके अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तो भाई V बराबर E माइनस IR होता है, तो दैट विल बी लाइक दिस। और अगर वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो बेटा E1 जो हमारा है वो I टाइम्स R1 के बराबर होगा, ठीक। तो E1 इज इक्वल टू करंट I। करंट I जरा सोचो अब इस सिस्टम में क्या होगा, तो इस सिस्टम में करंट I की वैल्यू क्या है? टोटल EMF कितना है? 2E डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, है ना। R1 R2 और कैपिटल R ये सब किसमें है? सीरीज में है, तो इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, होल सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई R1। अब हमको निकालना क्या है? कैपिटल R की वैल्यू। कैपिटल R की भाई साहब वैल्यू हमें निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे मिलेगी कैपिटल R की वैल्यू। देखो EMF जो है वो तो सबके लिए सेम है, दोनों सेल के लिए EMF सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो E ही रहेगा। अगर ये E रहेगा तो E से E हुआ कैंसिल, ये पूरा सिस्टम आएगा इधर, मतलब R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R की वैल्यू 2 टाइम्स R1 के बराबर। तो कैपिटल R हमारा कितना आएगा? R1 इधर ले जाओ तो बन जाएगा R1 माइनस R2। तो कैपिटल R की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आएगी? R1 माइनस R2। और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन। इसलिए 38th क्वेश्चन का करेक्ट कौन सा हुआ गाइस? बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस R are lying concentrically with their planes at right angle to each other। दोनों के जो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लाइक दिस, और दोनों का जो सेंटर है वो सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक है भाई साहब, ठीक। और कह रहे हैं कि एक में करंट अगर आई है, इसमें करंट अगर आई है, तो इसमें करंट कितना है? 3I है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर विल बी, कह रहे हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा? देखो भाई, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, जो वर्टिकल प्लेन में है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी। ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ये मैग्नेटिक फील्ड B2 है। किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाई 2 I बाई R, ठीक। तो I अपॉन R, रेडियस तो दोनों का सेम है। एक में करंट अगर I है तो दूसरे का करंट भाई साहब कितना है? 3I। तो क्या बन जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 3I बाई R। क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स जस्ट परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इसका रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे B नेट, तो वो रिजल्टेंट प्यारे बच्चों कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, जब आप ऐसे ऐड करोगे तो देखो मुझे एक चीज सिंपल दिखाई पड़ रही है, यहां पर करंट का कोफिशिएंट है 1, यहां पे करंट का कोफिशिएंट है 3, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक। तो जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे, यहां पर कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर हो रहा होगा, बाकी टर्म होगा, बाकी यहां पर 3 का स्क्वायर हो रहा होगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बाकी सारे टर्म्स तो सेम ही है, तो कहीं ना कहीं 9 प्लस 1 10 बनेगा। अंडर रूट 10 जिस ऑप्शन में दिख जाए बस वही हमारा आंसर है। सो गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। क्लियर है? बाकी अगर आपका मन है नहीं सर ऐसे नहीं सर पूरा सॉल्व करिए, तो आओ भाई पूरा सॉल्व करते हैं, ऐसी क्या बात है ना। इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। सो ये क्या बन जाएगा? अगर बेटा इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 2 I बाई R का होल स्क्वायर, प्लस ये तुम्हारा बनेगा 3 टाइम्स म्यू नॉट बाई 2 I बाई R का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो ये क्या है? ये वाला पूरा होल स्क्वायर टर्म आप कॉमन लेके बाहर निकालिए। जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R, ये तो आ गया बाहर। अंदर क्या बचा? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 9 हुआ 10। तो चेक करो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग व्हीट स्टोन ब्रिज R इज इक्वल टू S, तो हमसे कहा जा रहा है ये जो R है वो S के बराबर है। P इज ग्रेटर देन Q, डायरेक्शन ऑफ द करंट बिटवीन AB वायर विल बी, कह रहे हैं इस AB वायर में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो भाई यहां पर अगर R S के बराबर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो देखो ये पॉइंट रहा हमारा C, ये रहा पॉइंट B और ये रहा पॉइंट D। अगर हम लोग C, B और D के लिए लिखना चाहें तो आप चेक करो VC माइनस VB की जो वैल्यू है वो VB माइनस VD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रजिस्टर इस वाले रजिस्टर के बराबर है। तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि VC प्लस VD
इज इक्वल टू 2 टाइम्स VB। तो हमको B पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा और वो पोटेंशियल कितना है, VC प्लस VD अपॉन 2। अच्छा, तो B पॉइंट का पोटेंशियल तो मिल गया। अब आइए आगे का देखते हैं जरा, A पॉइंट का क्या हिसाब किताब है। अगर C से A और C से और D से A के बारे में हम लोग सोचें तो क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहा होगा, तो हम लोग लिखेंगे भाई VC माइनस VA। ठीक, इसके अक्रॉस देखो, अगर P का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो P के अक्रॉस वोल्टेज का जो ड्रॉप हुआ होगा वो भी ज्यादा हुआ होगा। इसका मतलब दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AD। और AD के बारे में अगर मैं देखूं तो वी कैन राइट VA माइनस VD। तो यहां पर आप चेक करो क्या बनेगा, इसको मैं इधर ले आता हूं, VC प्लस VD इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स VA। तो हम लोग लिख सकते हैं VC प्लस VD अपॉन 2 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। अब यहां सोचो, VC प्लस VD बाई 2 VB के बराबर भी है, तो हमें सीधे सीधे पता चलेगा VB इज ग्रेटर देन VA। मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और A का पोटेंशियल कम है, तो करंट कैसा जाएगा, करंट विल मूव फ्रॉम B टू A। तो देखो A से B नहीं हो सकता, B टू A थ्रू C, B से A C नहीं, ऐसे थोड़ी जाएगा, वो तो सीधे सीधे ऐसे जाएगा फ्रॉम B टू A। इसका मतलब करेक्ट आंसर गाइस कौन सा हुआ, C ऑप्शन हुआ। ये C हमारा जो है वही करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कहता है अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ यूनिट लेंथ मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसकी लेंथ 1 मीटर है और ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.2 टेस्ला। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो यही तो कॉन्सेप्ट है मोशनल EMF का, है ना। मोशनल EMF में जो इंड्यूस्ड EMF आता है उसका फार्मूला क्या होता है, BVL। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.2, स्पीड कितना है 2 और लेंथ कितना है 1। तो ये आंसर कितना आना चाहिए 0.4 वोल्ट। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, D। सो गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, D ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ मेटेलिक कंडक्टर इन अ गिवन टाइम एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस द कंडक्टर। देखो भाई, अगर कंडक्टर का कैपेसिटेंस मान ले C, तो उस कंडक्टर की एनर्जी कितनी होती है। अगर उसका पोटेंशियल हमको पता है तो एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV²। भाई कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो तो उसके अपने एरिया और उसके अपने डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में, या स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके शेप यानी उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब सीधे सीधे हमारे पास रिलेशन है कि दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू V²। मतलब अगर आप यहां पर पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो एनर्जी जो है वो और तेजी से बढ़ेगा। ऐसा ग्राफ कौन सा है, ऐसा ग्राफ तो एक ही दिखाई पड़ रहा है। सो करेक्ट आंसर गाइस कौन सा हुआ, D ऑप्शन। यहां पे लीनियर ग्रोथ है, नहीं हो सकता। ये पैराबोलिक ग्रोथ है, बट यहां पर क्या है कि आकर कांस्टेंट हो जा रहा है। यहां तो दिखा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ाने पर एनर्जी घट जाएगी, तो ये भी गलत है। यही सही है, पोटेंशियल बढ़ाने पर एनर्जी और तेजी से बढ़ेगा, तो बहुत शार्पली देखो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत खतरनाक होते हैं। जरा भी गलती हुई तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जरा भी ध्यान अगर आपका हटा तो तुरंत जो है वो गड़बड़ मामला हुआ। पहला ऑप्शन पढ़ो भाई, अ वेरिंग करंट इन द कॉइल कैन इंड्यूस EMF in neighboring coil whose magnitude depends on the rate of change of current and mutual inductance of the two coils। तो बात तो सही है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है कि भाई अगर वेरिएबल करंट आप किसी एक कॉइल में आप फ्लो कराते हो तो इसकी वजह से दूसरे का फ्लक्स चेंज होता है और वहां पर इंड्यूस EMF आता है और इंड्यूस करंट आता है, और जो इंड्यूस करंट होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस और चेंज ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। तो बात तो सही है। Electromotive force is induced in single isolated coil due to change in flux through the coil by means of varying current through it, and this process is called self induction। ये भी सही है कि किसी एक इंडिविजुअल कॉइल में अगर उसका अपना फ्लक्स में चेंज होता है सडनली, तो वहां कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड EMF आता है, अपोजिट डायरेक्शन में मान लो इंड्यूस करंट आता है, तो सही है। फॉर करंट I at an instant in a circuit, rate of the work done is dW/dt that is equal to E into I। ठीक है,
कह रहे हैं कि करंट I के लिए रेट ऑफ द वर्क डन, वर्क का जो रेट है वो E इंटू आई के बराबर, EMF इंटू करंट के बराबर, एंड टोटल वर्क डन इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW दैट इज इक्वल टू LI DI। LI DI का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो हाफ LI स्क्वायर आएगा, तो हाफ LI स्क्वायर कह रहे हैं कि टोटल वर्क डन होता है। अच्छा ठीक है, डी ऑप्शन पढ़ते हैं। द फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल will be the difference of the two fluxes which exist independently when current is flowing simultaneously in two nearby coils। ये मामला गड़बड़ लग रहा है, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं the flux linked with one coil will be the difference of the fluxes which exist independently। कभी आपने ऐसा कोई भी फॉर्मूला देखा है कि फ्लक्स जो है वो φ1 माइनस φ2 के बराबर हो? नहीं हो सकता भाई। अगर एक कॉइल ये है, कॉइल ये है, इसका फ्लक्स इससे पास होगा, इसका वाला इससे पास होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यही वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? डी। सो 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन है। क्वेश्चन 44, इन द डायग्राम I1 एंड I2 आर द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द लूप। इसमें करंट है क्लॉकवाइज और ये करंट है राइट साइड में, एंड स्ट्रेट कंडक्टर्स रिस्पेक्टिवली OA R के बराबर है, AB भी R के बराबर है, दोनों ये डिस्टेंसेस बराबर है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O इज 0। कह रहा है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 है। द रेशियो ऑफ द करंट इन द लूप एंड स्ट्रेट कंडक्टर इज, कह रहे हैं करंट का रेशियो बता दो भाई साहब। कह रहे हैं I1 अपॉन I2 कितना होगा? देखो बेटा, अगर यहां पर O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो पहले तो डायरेक्शन चेक करो। देखो अगर ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज अगर है तो यहां पर करंट ऐसा होगा, और अगर ये ऐसा करंट होगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ रही होगी? अंदर की तरफ। उस मैग्नेटिक फील्ड का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, दैट इज म्यू नॉट बाई 2। करंट कितना है? I1 और रेडियस कितना है? R। अब इस वाले कंडक्टर की वजह से सोचो, इसकी वजह से अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगाएंगे, और ये आउटवर्ड्स आ रहा है, इसी वजह से वो नेट 0 हुआ होगा। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसका करंट कितना है? I2, और इसके लिए डिस्टेंस कितना है भाई? ये डिस्टेंस कितना है? R प्लस R 2R। अब चेक करो, म्यू नॉट अपॉन 2 बेटा हुआ कैंसिल, एक R से एक R भी हुआ कैंसिल। I1 अपॉन I2 अगर हम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों इसका भी आंसर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग टाइप MCQs। देखो असर्शन रीजन में क्या होता है? एक असर्शन होता है, एक स्टेटमेंट, एक रीजन होता है, एक वो भी स्टेटमेंट होगा। अब हमें ऑप्शंस देखने होते हैं। अगर असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों सही है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन सही है, रीजन गलत है तो सी होगा, और अगर दोनों गलत है तो डी होगा। अब आओ क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कहता है, असर्शन ये है, व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इट लिमिट्स और रेगुलेट्स द करंट। कह रहे हैं कि जब कोई कैपेसिटर को हम AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो ये वहां पर फ्लो होने वाले करंट को लिमिट करता है या रेगुलेट करता है, बट डज नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज। कह रहे हैं लेकिन चार्ज के फ्लो को पूरी तरीके से रोकता नहीं है। तो बात सही है भाई। क्यों सही है? क्योंकि यहां पर क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में हाफ साइकिल में करंट पॉजिटिव है, हाफ साइकिल में करंट नेगेटिव है। जब करंट पॉजिटिव होगी तो वो कैपेसिटर को मान लो चार्ज कर रही है, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो वो उसी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने लगता है ना। तो पहले कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, फिर वो डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन वो चार्ज के फ्लो को एकदम से जीरो नहीं करता। लेकिन वही अगर डीसी करंट की बात करते तो वहां पे जीरो कर देगा फुल्ली चार्ज होने के बाद। रीजन, कैपेसिटर इज ऑल्टरनेटली चार्ज एंड डिस्चार्ज एज द करंट रिवर्सेस ईच हाफ साइकिल। बिल्कुल सही बात, ये तो वही वाली बात हो गई। सो करेक्ट आंसर गाइस कौन सा यहां पर हुआ? ए ऑप्शन। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बिल्कुल सही बात है। 46 क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या है? इफ इनर सोलेनॉइड इज मच शॉर्टर एंड वेल प्लेस्ड इनसाइड द आउटर सोलेनॉइड, मतलब आउटर सोलेनॉइड के अंदर इनर वाला सोलेनॉइड बड़े आराम से रखा हुआ है, द फ्लक्स लिंकेज N1 φ1 कैन स्टिल बी कैलकुलेटेड।
ठीक बात है। अगर वो उसके अंदर रखा हुआ है तो हम बड़े इजीली जो है उसको N151 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द इनर सोलेनॉइड इज इफेक्टिवली इमर्स्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर सोलेनॉइड। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइज यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? 46 क्वेश्चन का करेक्ट हुआ ए ऑप्शन। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि वो उसके अंदर रखा हुआ है इसलिए बड़े इजीली मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? आउटर वाले का, और हमें इनर वाले से निकालना है तो हम बड़े सिंपली उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़े भाई। 47 देखो, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इनिशियली एट रेस्ट। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इनिशियली रेस्ट पर है। व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नेग्लेक्ट ऑल अदर फोर्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, पहले वो चार्ज रेस्ट पर था तो इनिशियल स्पीड 0 हुई। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे उसके ऊपर फोर्स लगेगा QE, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 थी। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर इनिशियल स्पीड 0 ना होती तो ऐसा काम ना होता, फिर वो किसी कर्व्ड पाथ या पैराबोलिक पाथ पर मूव कर जाता है। रीजन देखो क्या है, अ पॉइंट चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट in an electric field always moves along the line of force। अब देखो, लाइंस दोनों एक ही जैसी लग रही, बट हल्का सा डिफरेंस है। यहां पर बात पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की किया था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, और यहां पर आप एक जनरलाइज्ड बात बोल दे रहे हैं कि एक कोई भी पॉइंट चार्ज हो, उसको अगर हम रेस्ट से छोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो हमेशा फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बात भाई गलत है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाता है, निगेटिव चार्ज तो फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये मामला गड़बड़ हो गया भाई। असर्शन सही है लेकिन रीजन जो है हमारा वो गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। 48 क्वेश्चन देखो, एट इंक्रीज्ड टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच एक्ट एज द कैरियर्स ऑफ द करंट इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। कह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनका जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। द एवरेज टाइम ऑफ ऑसिलेशंस टाउ डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी सही है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो मीन रिलैक्सेशन टाइम था वो घट जाता है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगता है। तो करेक्ट है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और वही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आइए आगे बढ़ते हैं, 49 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कॉइल in coil in the galvanometer with metallic core oscillates, then electromagnetic damping occurs। कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है जब वो ऑसिलेट करता है, मेटल कोर के साथ ऑसिलेट करता है, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो गैल्वेनोमीटर में होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। रीजन, एडी करंट जनरेटेड इन द कोर अपोज द मोशन एंड ब्रिंग द कॉइल टू द रेस्ट क्विकली। 100% करेक्ट है। देखो भाई, एडी करंट में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा कि एडी करंट का यूज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी करते हैं, मैग्नेटिक ब्रेक्स में भी करते हैं, और भी इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एडी करंट हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। सो गाइस, ये था हमारा सेक्शन बी। टोटल 24 क्वेश्चंस थे, कुछ असर्शन रीजंस भी थे, जिसमें केवल 20 करने हैं। जरा भी डाउट लगे किसी क्वेश्चन में छोड़ो, लेकिन बाकी जो 20 करो वो एकदम सही होने चाहिए। तो बिल्कुल जम के बेटा प्रैक्टिस करनी है। अब आइए बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई 5 करना है, तो ज्यादा मत करना क्योंकि चेक नहीं किया जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 very long straight and parallel wires carry same steady current I flowing in the same direction। तो कह रहे हैं कि ये 2 पैरेलल वायर्स हैं, उसमें सेम करंट I फ्लो हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस दी है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पॉइंट चार्ज Q is at a point equidistant from the both wires in the plane of wires। मतलब यहां कहीं बीच में एक हमने चार्ज रखा, दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। कह रहे हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये वायर हमारा एक ये है, एक ये है, तो भाई साहब इसका ये जो प्लेन है वो प्लेन तो ऐसा हो जाएगा ना। अगर प्लेन ऐसा हो जाएगा, हाँ ये वाली किताब बढ़िया वाली किताब है, इसी के प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा जो चार्ज है वो चार्ज ऐसे जा रहा है।
चार्ज कैसे जा रहा है भाई? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ऐसे बाहर की तरफ या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। क्लियर? ये हमको अपने हिसाब से ऐसे डायग्राम हमने समझ लिया। अब आइए देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज इन दिस इंस्टेंट इज। कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो भाई सोचो, पहले तो सोचिए भाई, ये वाला जो करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन क्या है? अगर मैं राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगाऊं तो ये डायरेक्शन किधर आएगा? इनवर्ड्स। और इसकी वजह से अगर मैं लगाऊं तो किधर आएगा? आउटवर्ड्स। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एक का मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अच्छा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? B1 माइनस B2। वो भी बात चलो समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चार्ज ऐसे बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है तो एंगल या तो 0 होगा या तो 180 होगा, और दोनों ही कंडीशन में साइन की वैल्यू 0 होती है। भाई जब फोर्स निकालोगे तो फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में यही तो होता है, Q टाइम्स V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो साइन थीटा आएगा। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इसका मतलब ओवरऑल फोर्स कितना होगा? 0, क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर या परपेंडिकुलर अंदर इस तरीके से मूव कर रहा है। तो एंगल बेटा या तो 0 होगा या तो 180 होगा। अब आओ 51 क्वेश्चन को देखते हैं। 51 क्वेश्चन में क्या है? टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग चार्ज Q, तो इस पर भी Q चार्ज है, इस पर भी Q चार्ज है, आर सस्पेंडेड बाई इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ L फ्रॉम अ हुक। वो किसी एक हुक से L लेंथ के ये थ्रेड्स हैं उससे लटकाया गया। दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। कह रहे हैं वहां पर कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द एंगल बिटवीन टू सस्पेंशंस एंड टेंशन इन ईच थ्रेड विल बी रिस्पेक्टिवली 180 डिग्री एंड फोर्स की वैल्यू ये बता रहे हैं, मतलब टेंशन की वैल्यू रस्सियों में ये बता रहे हैं। अच्छा, फिर 90 डिग्री बोल रहे हैं। देखो बेटा 90 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर साफ साफ डायग्राम में दिखाया गया है दोनों जस्ट अपोजिट है। ठीक, जस्ट अपोजिट अगर होंगे तो 90 तो होगा नहीं। क्लियर? वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। हम कह रहे हैं अगर ये डायग्राम ना भी दिखाते, हमको सीधे सीधे ये बोलते कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। और यहां से हम लोगों ने दो इस तरीके से, मान लो कोई भी एक बॉब है जिसको हमने सिमिलर चार्ज हमने दे रखा है, एक बॉब ये है मान लो, एक बॉब ये है, इन दोनों का ऐसे लटका रखा था। जैसे ही बेटा ऐसे लटकाओगे सिंपली, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम चार्जेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर रिपेल करेंगे तो फाइनली वो ऐसे होते 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 यही कंडीशन में तो जाके रुकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल तो 180 होगा। अब देखो, एंगल बिटवीन टू सस्पेंशन एंड टेंशन इन द थ्रेड विल बी 180। एंगल तो 180 वाला होगा, लेकिन अब बस टेंशन का हमें देखना है कि टेंशन का क्या होने वाला है। देखो भाई, ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और उस रिपल्शन के फोर्स की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? 2L का होल स्क्वायर यानी कि 4L स्क्वायर। अब चेक करो ऐसा ऑप्शन किसमें है? Q स्क्वायर बटे 2L का स्क्वायर, तो ये तो सही लग रहा है। यहाँ पे 2L स्क्वायर ये गलत है, इसका मतलब A ऑप्शन सही है। आइए चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है। ओनली A? यस, A ऑप्शन इज करेक्ट। 51 का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? A। एंगल होगा 180 और टेंशन कितना होगा भाई? फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है इनके बीच का? सिंपल 1/4πε0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हुआ? 2L का होल स्क्वायर, 4L स्क्वायर। अब आते हैं बढ़िया प्यारी सी हमारी केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी किस चीज पर है भाई इस बार इस पेपर में? वो है पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये रखा हुआ है Q1, एक ये रखा है Q2। इनके बीच का जो पोटेंशियल है उस पर बेस जो है वो केस स्टडी है। कह रहे हैं द पोटेंशियल एट एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द electrostatic force in slowly bringing a unit positive charge from infinity to the observation point। ये आपका वही पोटेंशियल का डेफिनेशन है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? सिंपल वही वाली बात बताई जा रही है। वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज by electrostatic field due to any given charge configuration depends only on the position of initial and final points। कह रहे हैं कि अगर आपको वर्क निकालना है तो वर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Q टाइम्स डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या होता है? VA माइनस VB। द फिगर गिवन बिलो शोज
पोटेंशियल वेरिएशन अलोंग लाइन ऑफ चार्जेस। कह रहे हैं कि जो लाइन ऑफ चार्ज है इसके अलोंग पोटेंशियल का वेरिएशन शो कर रहे हैं कि भाई इधर की तरफ पोटेंशियल लगातार देखो पॉजिटिव है और लगातार ऐसे जाने पर बढ़ रहा है, चार्ज की तरफ जाओगे पोटेंशियल बढ़ रहा है। फिर राइट जब हम लोग मूव करते हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, घटते घटते निगेटिव में चला गया और फिर निगेटिव से बढ़ता हुआ पॉजिटिव हुआ और फिर फाइनली जाकर के कहीं ना कहीं वो जीरो हो गया। अच्छा, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लाई अलोंग द लाइन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक बढ़िया सा ग्राफ दिया है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 52 क्वेश्चन में एट पॉइंट 3 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो। कूलम फोर्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है या इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो। पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स का तो यहां कोई बात ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कहां से होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है भाई एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव हो, चलो ठीक है। कूलम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए देखते हैं। देखो भाई, अगर पॉइंट 3 की बात कर रहे हो, पॉइंट 3 वो पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल कहीं ना कहीं लोकली पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम हुआ है। मतलब पोटेंशियल के लिए ये जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, या सिंपल बोला जाए मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, अगर ये पॉइंट मैक्सिमम का है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको यह पता है कि इस थर्ड वाले पॉइंट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि dv बाई dr किसके बराबर है? 0। ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का। जिस भी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होता है वहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट का स्लोप 0 होता है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन 0 होगा और dv बाई dr ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी। सो करेक्ट आंसर गाइस कौन सा हुआ? सी ऑप्शन हुआ। कितना बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, मैक्सिमा मिनिमा को इन्वॉल्व कर दिया गया क्वेश्चन में। 53 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कह रहे हैं Q1 और Q2 दोनों की वजह से जो पोटेंशियल है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ड्यू टू चार्ज Q1 इज 0 बट ड्यू टू चार्ज Q2 इज नॉन जीरो। कह रहे हैं Q1 की वजह से पोटेंशियल 0 है। अरे भाई साहब, कैसे 0 हो सकता है? Q1 के लेफ्ट साइड में पोटेंशियल पॉजिटिव है, Q1 के राइट में भी पोटेंशियल पॉजिटिव दिख रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है Q1 की वजह से पोटेंशियल ही ना हो? तो ये तो गलत बात है। फिर कह रहे हैं ड्यू टू Q1 इज ग्रेटर देन Q2। फिर कह रहे हैं ड्यू टू चार्ज Q1 इज स्मॉलर देन Q2। कह रहे हैं कि Q1 की वजह से पोटेंशियल ज्यादा है या Q2 की वजह से? तो जरा सोचो बेटा, Q1 के लेफ्ट में पोटेंशियल पॉजिटिव है, Q1 के राइट में भी पोटेंशियल पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं Q1 चार्ज पॉजिटिव चार्ज जैसा है कि नहीं है? इसके आसपास का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। इधर देखो, यहां पर Q2 के लेफ्ट में देखो पोटेंशियल निगेटिव है, Q2 के राइट में भी पोटेंशियल निगेटिव है। इसका मतलब कहीं ना कहीं Q2 चार्ज कैसा चार्ज है भाई? निगेटिव चार्ज है। तो अब खुद ही सोचो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव है तो उसका पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है? Q1 का। सो ड्यू टू Q1 इज ग्रेटर देन Q2। सो गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? 53 का सी ऑप्शन। कितना बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। 54 देखो, इन द ग्राफ शोन अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट Q1 इज पॉजिटिव Q2 इज नेगेटिव। तो ये तो मैंने पीछे ही बाई चांस आपको बता दिया। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ गाइस? ए। Q1 पॉजिटिव है क्योंकि इसके आसपास का पोटेंशियल पॉजिटिव है और ये Q2 नेगेटिव है तो इसके आसपास का पोटेंशियल प्यारे बच्चों निगेटिव हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर 55। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q एंड -3Q आर प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर अपार्ट। द डिस्टेंस फ्रॉम Q बिटवीन द चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। कह रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू जहां 0 हो। देखो भाई, अगर एक चार्ज ये है Q चार्ज और एक चार्ज ये है -3Q चार्ज, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है। कह रहे हैं कि इनके बीच में कोई एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल 0 है। लेट अस सपोज वो पॉइंट ये है। ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितना होगा? 1 - x। इसकी वजह से पोटेंशियल अगर निकाला जाए इसकी वजह से कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x। इसकी वजह से अगर पोटेंशियल निकाला जाए तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है? 1 - x। तो ये हुआ कैंसिल, Q से Q हुआ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 - x की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई? 3x के बराबर। तो x की वैल्यू 1 = 4x, तो x की वैल्यू कितनी हुई? 1/4 मीटर का मतलब बेटा हुआ 25 सेंटीमीटर। अब चेक करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 कहां पर है? 25 सेंटीमीटर पर। बिल्कुल करेक्ट है। सो ए ऑप्शन।
अब इसमें बस ये ध्यान देना होता है कि 25 कहां से है, 25 Q से है। तो क्वेश्चन पढ़ लो भाई एक बार फिर से, द डिस्टेंस फ्रॉम Q, तो ठीक है Q वाले चार्ज से डिस्टेंस पूछ रहा है तो वो 25 है। अगर इससे पूछता -3Q से तो कितना होता, 75। क्लियर है गाइस? सो ये था हमारा सैंपल पेपर नंबर 4। किस बुक से था? ये हमारी अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है, मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाई थी। इसी बुक से हम लोग सारे पेपर्स आपको लाइन से सॉल्व करवा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो जम के सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी हम लोग अपने सैंपल पेपर नंबर 5 के सोल्यूशन वीडियो में मिलेंगे। सो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और एकदम जम के भाई साहब मेहनत करते रहो, टॉप करना है, ठीक है?